नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण वाले क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ऐसे प्रश्नों को करने वाले हैं जो गारंटी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का सेशन होने वाला है। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। और पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसको कहते हैं? तो बताइएगा क्या जाएगा। दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसको कहते हैं? कोयम्बटूर को कहते हैं, मदुरई को कहते हैं, बेंगलुरु को कहते हैं, या फिर चेन्नई को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सा सेशन है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब हमारे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग बात करें तो बहुत कम समय है, दिन प्रतिदिन समय कम होता जा रहा है, बहुत कम समय है। और अब लास्ट टाइम में अगर हम लोग बात करें तो जो ये सेशंस आ रहे हैं ना, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इनको आप लोग पूरा देखा कीजिए, ध्यानपूर्वक देखा कीजिए, यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। बताइएगा क्या हो जाएगा। दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर को कहते हैं, मदुरई को कहते हैं, बेंगलुरु को कहते हैं, चेन्नई को कहते हैं। क्या हो जाएगा? तो पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर को। दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं? तो कोयम्बटूर को कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। बेंगलुरु को अगर हम लोग बात करेंगे तो बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत मानचेस्टर अगर आपसे कहा जाए तो क्या कहोगे? अहमदाबाद कहोगे, ठीक है। तो उत्तर भारत में आप अहमदाबाद को याद रखोगे, और दक्षिण भारत में अगर हम लोग बात करेंगे तो कोयम्बटूर को याद रखोगे। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? बताइएगा क्या हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तमिल साहित्य, वैदिक साहित्य, उर्दू साहित्य, या फिर संस्कृत साहित्य? तो बताइएगा, दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे। कौन सा साहित्य है जो संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तमिल साहित्य, वैदिक साहित्य, उर्दू साहित्य, या फिर संस्कृत साहित्य? दूसरे प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए, तमिल साहित्य जो है ये संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो बताइएगा, पतंजलि अगर हम लोग बात कर लें तो पतंजलि किसके समकालीन थे? देखो, पतंजलि के संदर्भ में आपको दो चीजें याद रखनी। पहला तो ये याद रखना है कि ये योग दर्शन के प्रतिपादक थे, ठीक है। किसके? तो योग दर्शन के। बाबा रामदेव के आप प्रोडक्ट देखोगे तो उसमें पतंजलि के चित्र बने रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो पतंजलि जो है ये योग दर्शन के प्रतिपादक है, पहली तो ये याद रखना। दूसरी चीज आपको इनकी बुक का नाम याद रखना है। इनकी जो बुक है उसका नाम क्या है? उसका नाम है महाभाष्य, ठीक है। क्या है? तो पतंजलि की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? महाभाष्य। ये किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पुष्यमित्र शुंग, या फिर वसुमित्र? आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे पतंजलि, ठीक है। योग दर्शन के प्रतिपादक है और बुक का नाम है महाभाष्य। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा? बताइएगा। करा चुका हूं ये प्रश्न मैं आप लोगों को। जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या होगा? बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं रहता, या फिर परिवर्तन होता है? क्या होता है? तो देखो, जब लोहे पर जंग लगती है ना, तो जंग किस वजह से लगती है? तो याद रखिएगा, ऑक्सीकरण के कारण, ठीक है। किसके कारण? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण क्या होता है? तो ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण लोहे पर जंग लगता है। और जब जंग लगता है तो लोहे का जो भार है वो क्या होता है? वो बढ़ता है। ये प्रश्न कई बार आपसे पूछा गया, याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? चलिए, कूट के आधार पर आप लोगों को बताना है कौन कौन से राज्य। देखो, कर्क रेखा की हम लोग बात करेंगे तो कर्क रेखा जो है ये 8 राज्यों से गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के बीचों बीच से गुजरती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से गुजरती है, ठीक है। भारत के बीचों बीच से गुजरती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। और 8 राज्य कौन कौन से हैं ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो बताएंगे क्या जाएगा। तो बताइएगा इनमें कौन कौन से राज्य हैं। तो देखो, गुजरात से गुजरती है, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। झारखंड से अगर हम लोग बात करेंगे तो झारखंड से भी गुजरती है, ये भी बिल्कुल सही है। और मिजोरम से अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से भी गुजरती है। असम से नहीं गुजरती, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो असम से नहीं गुजरती है, तो क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी, 1, 2, 4, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? MS वर्ड डॉक्यूमेंट, MS एक्सेल, XLS, और MS पेंट जो है JPG, और MS पावर पॉइंट जो है PTP। बताइएगा इनमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या जाएगा इस प्रश्न का। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सेशन को आप लोग शेयर कर लीजिएगा।
चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप मैसेज कर देंगे तो आप व्हाट्सअप पर जुड़ जाएंगे, जहाँ पर आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती है। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बात करें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, क्या आंसर कर दोगे, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। एमएस पावर पॉइंट जो ये होता है, तो ये पीटीपी नहीं होता, बल्कि क्या होता है, बल्कि पीपीटी होता है, ठीक है। क्या होता है, बल्कि पीपीटी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो एमएस पावर पॉइंट की अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो पीपीटी हो जाएगा, ठीक है। व्हाट्सअप पर जुड़ जाओगे आप लोग ना, तो बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि देखो अभी यही एक ही एग्जाम नहीं, अभी आगे बहुत सारे एग्जाम आएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं आप लोग के, बहुत सारे एग्जाम आप लोग दोगे, तो बहुत सारे एग्जाम के लिए बहुत सारी चीजों को आपकी जो है चीजों को आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बताइएगा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन है, बी आर अम्बेडकर है, सच्चिदानंद सिन्हा है, राजेंद्र प्रसाद है, या फिर इनमें से कोई। संविधान सभा की अगर हम लोग बात करेंगे तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष आपसे पूछ रहा है, देखो अस्थाई या अस्थाई की बात ही नहीं हो रही, सिर्फ आपसे पहला पूछ रहा है, तो पहले अध्यक्ष जो होंगे वो कौन होंगे, वो होंगे सच्चिदानंद सिन्हा होंगे, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो बी आंसर करोगे। अगर आपसे पहला अस्थाई पूछता तो भी आप सच्चिदानंद सिन्हा ही करते, अगर अस्थाई पूछा जाता तब आप राजेंद्र प्रसाद करते, ठीक है। एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों कार्य होते हैं, बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सा ये प्रश्न है। कौन सी ग्रंथि है जिसमें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों दोनों कार्य होते हैं, क्या हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, या फिर आग्नेयाशय। आंसर क्या कर देंगे, देखो पीयूष ग्रंथि जो है इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। पीयूष ग्रंथि जो है इसको क्या करते हैं, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। आग्नेयाशय ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, ठीक है। क्या आ जाएगा, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है। अगर हम लोग मनी बिल की बात करेंगे तो मनी बिल को राज्य में कौन प्रमाणित करता है, मनी बिल को राज्य में कौन प्रमाणित करता है, ये आपसे पूछा जा रहा, बताइएगा। तो भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल, मनी बिल को प्रमाणित करने का काम कौन करता है, राज्य विधानसभा अध्यक्ष, राज्य वित्त मंत्री, राज्य का राज्यपाल, या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। देखो राज्य में अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे केंद्र में पूछा जाए तो केंद्र में आप क्या कहोगे, तो केंद्र में कौन प्रमाणित करता है, तो केंद्र में कहोगे लोकसभा जो अध्यक्ष होता है, केंद्र में जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो क्या करता है, तो वो प्रमाणित करता है। इसी तरीके से अगर राज्य में अगर आपसे पूछ ले कि राज्य में कौन प्रमाणित करेगा, तो राज्य में जो विधानसभा अध्यक्ष होगा वो प्रमाणित करेगा। राज्य में क्या होगा, तो जो विधानसभा अध्यक्ष होगा वो क्या करेगा, वो प्रमाणित करेगा। तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। वनों की कमी, नगरीकरण तथा प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित में से किस कारण से हो रहा है, बताइएगा। इनमें से कौन सा एक कारण है जिसकी वजह से वनों में कमी हो रही है, नगरीकरण हो रहा है और प्रदूषण भी हो रहा है। तो ग्रीन हाउस गैस के कारण, वैश्विक तापमान के कारण, ओजोन रिक्ताकरण के कारण, या फिर आबादी बढ़ने के कारण। क्या हो जाएगा, तो वनों की कमी हो रही है, नगरीकरण हो रहा है और प्रदूषण भी हो रहा है। तो ये सब किसके कारण हो रहा है, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी, आबादी बढ़ने के कारण, पॉपुलेशन के कारण। जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है तो नगरों में रहने के लिए जगह नहीं है, तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जंगलों की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। जंगलों को काट करके साफ कर रहे हैं, नगरीकरण तो बढ़ ही रहा है, ठीक है। गांव से निकल करके लोग कहाँ पर, नगरों में, शहरों में जा करके बस रहे हैं, और जब जनसंख्या बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, गंदगी भी होगी और प्रदूषण भी होगा, ठीक है। निम्न में से किस केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा है, बताएगा। तो आपसे पूछ रहा है दिए गए विकल्पों में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, दमन दीव है, पांडिचेरी है। दिए गए विकल्पों में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, चलो जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ रहे हो, सेशन को आप लोग लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है, इग्नोर ना कीजिएगा। ये लास्ट टाइम में जो हम लोग जो सेशंस कर रहे हैं ना, देखिएगा ये आपकी एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। लास्ट टाइम में जितने भी मेरे भाई बहन मेरे साथ जुड़े रहेंगे ना, देखिएगा लास्ट में उनका पेपर बहुत अच्छा होगा, बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। बताइएगा क्या आंसर करेंगे, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, पांडिचेरी। दिए गए विकल्पों में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा हो जाएगा, वो पांडिचेरी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और पांडिचेरी को अगर आपसे पूछा जाए कि किस उच्च न्यायालय से जोड़ा गया, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर कर दोगे तमिलनाडु उच्च न्यायालय से, ठीक है। कौन से, तो तमिलनाडु हाई कोर्ट से जोड़ा गया, ठीक है। कौन से, तमिलनाडु हाई कोर्ट से पांडिचेरी को जोड़ा गया, ठीक। आगे बढ़ेंगे, अगला कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है, तो बताइएगा कौन सा पक्षी है जो सबसे छोटा अंडा देता है, हॉर्नबिल है, गल है, हार्मिंग बर्ड है, या फिर कठफोड़वा है, बताइएगा। तो कौन सा पक्षी है जो, कौन सा जीवित पक्षी है जो सबसे छोटे अंडे देता है, आंसर क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे।
कौन सा जीवित पक्षी है जो क्या करता है, जो सबसे छोटे अंडे देता है? क्या आंसर कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, हर्मिंग बर्ड। हर्मिंग बर्ड जो है ये क्या करता है, ये सबसे छोटे अंडे देता है, ठीक है। और अगर सबसे बड़ा पूछ ले कि सबसे बड़ा अंडा कौन देता है, तब आप आंसर क्या करोगे? तो सबसे बड़ा अंडा देता है कौन? ऑस्ट्रिच देता है, ठीक है। कौन देता है? तो सबसे बड़ा अंडा जो देता है वो कौन देता है? वो देता है शुतुरमुर्ग देता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्य जो योजना है ये किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? बताइएगा क्या जाएगा। तो अगर हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये सोनीपत हरियाणा से शुरू की गई थी ये योजना। और इस योजना का उद्देश्य क्या था? भारत में गिरते हुए शिशु लिंगानुपात का समाधान और बालिकाओं को सशक्त बनाना, भारत की महिला आबादी के बहुराष्ट्रीय अंतर्ग्रहण को बेहतर करना, भारत की सभी बालिकाओं को अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, या फिर अनिवार्य शिक्षा प्रदान करके जल्दी विवाह प्रणाली पर प्रतिबंध लगाना। क्या हो जाएगा? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ठीक है, किससे संबंधित? क्या आंसर कर देंगे? तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बेटी बचाना है, बेटी बचाना है, इसका मतलब क्या है कि बेटियों का जो शिशु लिंगानुपात है उसको बढ़ाना है और बेटियों को पढ़ाना है। पढ़ाना का मतलब क्या है कि उनको पढ़ा लिखा के नौकरी वोकरी करा करके उनको क्या करना है? सशक्त बनाना है, अपने पैर पे खड़ा रखना है, ठीक है, कि वो अपने पैर पे खड़ी हो सके। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने किया? तो बताइएगा क्या हो जाएगा। देखो एग्जाम हम लोग के एग्जाम जो हम लोग का है वो बहुत जल्द है, ठीक है। अब एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे और ढेर सारे सेशंस करेंगे, ठीक है। बहुत लंबे लंबे सेशंस हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, कि जिसमें समय बर्बाद हो। समय नहीं बर्बाद करना है, किसी भी तरीके से समय बचाते हुए हमको मैक्सिमम प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग छोटे छोटे सेशंस करेंगे और जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग बड़े सेशन से लेते हैं ना, तो एक ही क्लास में आप लोगों के सारे डाटा खत्म हो जाते हैं, फिर आप अगली क्लास देख ही नहीं पाते हो, ठीक है, आपको टाइम ही नहीं मिलता। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, छोटे छोटे सेशंस करेंगे, ताकि छोटे छोटे सेशंस के साथ आप मैक्सिमम प्रिपरेशन कर सको, ठीक है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसका था? आंसर कर दोगे मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। पल्ली आंदोलन बताइएगा किस राज्य से संबंधित है? पल्ली आंदोलन उड़ीसा से, तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से, गुजरात से? बताएंगे क्या जाएगा। पल्ली आंदोलन किससे संबंधित है? उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात? आंसर क्या जाएगा? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी तमिलनाडु से, ठीक है। कहां से? तो पल्ली आंदोलन जो है ये तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है। और जितने मेरे भाई बहन अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं, सेशन को शेयर नहीं किए हैं, तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया, तो इस नंबर पर मैसेज करके आप व्हाट्सअप पर जुड़ जाइए। आगे अभी बहुत काम आने वाला है, ठीक है। अभी बहुत सारी एग्जाम्स हैं, बहुत सारी परीक्षाएं, तो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग ये सारे काम कर लीजिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर हम लोग बात करें भारत कला भवन कहाँ पर है? लखनऊ में, इलाहाबाद में, बनारस में, आगरा में? बताइएगा क्या जाएगा। तो अगर हम लोग भारत कला भवन की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? लखनऊ में है, बनारस में, इलाहाबाद में, आगरा? बताओ क्या हो जाएगा। भारत कला भवन कहाँ पर है? आंसर क्या कर देंगे? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी, ठीक है। कहाँ पर? तो बनारस, बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आप जाओगे, बीएचयू में आपको जाओगे तो आपको क्या होगा, तो आपको वहां पर, ठीक है, कला भवन देखने को मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? अगर हम लोग सड़क की दृष्टि से बात करें तो सड़क की दृष्टि से अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा है, चौथा है, पांचवा, छठवां? चलो जल्दी से सारे मेरे भैया आंसर करेंगे। और जितने मेरे भैया लोग, जितनी मेरी बहनी लोग, जितनी लोग जुड़ रही हैं, सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि बाकी साथियों तक भी ये सेशन पहुंच सके, बाकी साथी जो नहीं जुड़ पाए तो वो लोग भी जुड़ सके, ठीक है। हम बताएंगे तो भारत की सड़क प्रणाली में अगर हम लोग बात करेंगे तो विश्व का कौन सा स्थान है? क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे दूसरा स्थान है, ठीक है। कौन सा? तो आंसर कर देंगे दूसरा स्थान है, ठीक। भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल क्या? बताएगा सिकंदर लोदी। देखो सिकंदर लोदी जो है तो इसके संदर्भ में कुछ चीजों को आप याद रखेंगे। पहला तो याद रखेंगे ये गुलरुखी नाम से क्या करता था? कविताएं लिखा करता था। दूसरी चीज आप इसके संदर्भ में याद रखेंगे, इसने 1504 में आगरा नगर की स्थापना की है, ठीक है। सिकंदर लोदी की अगर हम लोग बात करें तो इसने 1504 में आगरा नगर की स्थापना की है और गुलरुखी नाम से ये क्या करता था? कविताएं लिखता था, ठीक है। इसका समय क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी, 1489 से 1517, 1489 टू 1517, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अतीत के चलचित्र किस लेखक के द्वारा लिखा गया उपन्यास है? सुरेंद्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त या फिर महादेवी वर्मा?
बताएंगे सभी मेरे भाई बहन क्या हो जाएगा। तो अतीत के चलचित्र किस लेखक के द्वारा लिखा गया उपन्यास? सुरेंद्र कुमार, मैथिली शरण गुप्त, मुंशी प्रेमचंद या फिर महादेवी वर्मा। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो डी आंसर कर देंगे, महादेवी वर्मा हो जाएगी। ठीक है, कौन हो जाएगी? तो महादेवी वर्मा हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। और महादेवी वर्मा के संदर्भ में आपको याद रखना है, ये पहली महिला है हिंदी में जिनको क्या किया गया, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अगर हम लोग महादेवी वर्मा जी की बात कर लें तो ये पहली महिला है जिनको हिंदी में क्या किया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने थे? रामाकृष्णन, एपीजे अब्दुल कलाम, रंगराजन या फिर स्वामीनाथन। बताओ, देखो एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें, इनके संदर्भ में दो चीजें आपको याद रखनी है। पहला तो एक ये याद रखना है कि इनकी जो बुक है, इनकी जो आत्मकथा है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, क्या है? तो विंग्स ऑफ फायर इनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो एक तो आपको ये याद रखना है। दूसरी चीज अगर हम लोग बात करेंगे तो इनको मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो इनको मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर है? मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। ठीक, यहाँ पर हरित क्रांति के जनक कौन जाएंगे? तो आंसर कर दोगे स्वामीनाथन। और इनको भी क्या किया गया? तो इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 5 लोगों को दिया गया। 5 लोगों के नाम आपको याद होने चाहिए, और अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में लिख दोगे तो बड़ी कृपा होगी। ठीक है, 5 लोगों के नाम फटाफट आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि कौन है 5 लोग जिनको भारत रत्न दिया गया। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है, यमुना है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। बताएगा, तो भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है, गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है। क्या आंसर करेंगे? तो भारत में सबसे लंबी नदी आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगी? गंगा हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? गंगा हो जाएगी। ठीक है, अगर यही दक्षिण भारत में आपसे पूछ ले कि दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी, तब आप आंसर क्या करोगे? तो दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी आप कहोगे गोदावरी है। ठीक है, कौन है? गोदावरी है। ठीक है, अच्छा गंगा को अगर हम लोग बात करें तो गंगा को राष्ट्रीय नदी, जो गंगा मैया है, तो इनको क्या करेंगे? तो इनको राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो आप आंसर करोगे 2008 में। ठीक है, कब? तो 2008 में गंगा जी को, गंगा मैया को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। और गंगा उत्सव अगर हम लोग बात कर लें तो गंगा उत्सव मनाने की शुरुआत कब से हुई है? तो गंगा उत्सव मनाने की शुरुआत हुई है 2016 से। तो ये याद रखेंगे। ठीक है, गंगा को राष्ट्रीय नदी 2008 में और गंगा उत्सव 2016 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का, सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बताएंगे, क्या जाएगा? शनि है, बुध है, मंगल है, शुक्र है। बताएंगे क्या जाएगा? सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा? क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को शांति पुरुष, मैन ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है? बताइएगा, कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनको मैन ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी या फिर चौधरी चरण सिंह। बताइएगा, कौन से प्रधानमंत्री है जिनको शांति पुरुष, मैन ऑफ पीस के रूप में जाना जाता है? आंसर क्या कर देंगे? ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, क्या हो जाएगा? सॉरी, चौधरी चरण कह रहा हूँ, क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? तो लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे। याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री को मैन ऑफ पीस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह अगर हम लोग बात करेंगे तो इनका जन्म दिवस कब है? तो इनका जन्म दिवस 23 दिसंबर को। और 23 दिसंबर को हम लोग क्या करते हैं? किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 दिसंबर को हम लोग क्या करते हैं? किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे चौधरी चरण सिंह जो है, तो इनको भी अभी क्या किया गया? तो इनको भी अभी क्या किया गया? भारत रत्न दिया गया। ठीक है, क्या किया गया? तो इनको भी अभी भारत रत्न दिया गया। किसको? चौधरी चरण सिंह को। ठीक है, साथ ही साथ इनके संदर्भ में याद रखेंगे, ये भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कभी क्या करेंगे? जो कभी संसद नहीं गए। ठीक है, क्या किया? संसद नहीं गए। ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कभी क्या किए? जो सभी संसद नहीं गए, संसद का सामना नहीं किए। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? बताइएगा, क्या हो जाएगा? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण आज का सेशन है। इसी तरीके के सेशन हम लोग एग्जाम तक, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते तब तक हम लोग लगातार करने वाले हैं। और लास्ट टाइम में जो ये हम लोग सेशंस ले रहे हैं, अगर आप लास्ट टाइम वाले सेशंस को देख रहे हो ना, तो आपके लिए गारंटी कह रहा हूँ बहुत हेल्पफुल होने वाला। क्वेश्चंस आपके यहीं से बनने वाले हैं, इसके बाहर से नहीं बनेंगे। बस चीज़ों को आपको ध्यानपूर्वक देखना है, चीज़ों को सुनना है और एग्जाम से पहले रिवाइज करना है। और इसकी पीडीएफ तो मैंने आप लोगों को बताया ही है ना, इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पर अवेलेबल करा देता हूँ, ताकि आप बाद में एग्जाम से पहले कभी भी, जब भी आपको सुबह, दोपहर, शाम, रात कभी भी समय मिले, तो उस पीडीएफ को आप देखते चलिए आइए, तो एक आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, सोते उठते बैठते खाते पीते, ठीक है, आप उस पीडीएफ को देखते चले जाओगे तो क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा। तो ये मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पर अवेलेबल करा देता हूँ। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दो कि क्या? मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी? बताएगा, तो मोहनजोदड़ो में अगर हम लोग बात करें, देखो मोहनजोदड़ो की बात करें,
या फिर आपसे सिंधु सभ्यता की बात कर ले, ठीक है, क्या कर ले, मोहनजोदड़ो की बात कर ले, या फिर आपसे क्या कर ले, या फिर आपसे सिंधु सभ्यता की बात कर ले। तो मोहनजोदड़ो या सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ी जो इमारत है मोहनजोदड़ो में, या फिर अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, या फिर कहेंगे सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ी जो इमारत है वो क्या हो जाएगा, तो वो जाएगी ग्रेट ग्रेनरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा अन्नागार। ठीक है, सबसे बड़ी इमारत क्या है, तो आंसर क्या करोगे, अन्नागार कर दोगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखो प्रारूप समिति जो है, तो ये प्रारूप समिति ये प्रस्तुत कब की गई थी, 29 अगस्त को। ठीक है, कब, 29 अगस्त 1947 को ये प्रारूप समिति प्रस्तुत की गई थी। और इस प्रारूप समिति के अगर हम लोग अध्यक्ष की बात करेंगे कौन हो जाएंगे, तो आंसर कर दोगे BR अम्बेडकर हो जाएंगे। ठीक है, और इस प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग बात करेंगे 7 सदस्य थे। ठीक है, अच्छा प्रारूप समिति को याद रखिएगा, जो ये प्रारूप समिति है तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। प्रारूप समिति जो है इसको हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो इसको हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, इसी को हम लोग मसौदा समिति भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो इसी को हम लोग मसौदा समिति भी कहते हैं, इसी को हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो इसी को हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, BR अम्बेडकर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है उसको क्या कहते हैं, बताइएगा क्या जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे जिस दर पर क्या हो रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक क्या कर रहा है, वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार ले रहा है, उसको क्या करेंगे, उसको बैंक दर कहेंगे, रेपो दर कहेंगे, रिवर्स रेपो दर कहेंगे, या फिर सांवैधानिक तरलता दर कहेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या करिएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे सारे मेरे भाई। तो जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन को उधार लेने का काम करता है उसको क्या कहेंगे, बैंक दर कहेंगे, रेपो दर कहेंगे, रिवर्स रेपो दर कहेंगे, या फिर सांविधिक तरलता दर कहेंगे। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका रिवर्स रेपो रेट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो सी आंसर कर दोगे, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। देखो उपराष्ट्रपति की बात करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे, इनका कार्यकाल भी आपसे पूछा जाता है। तो उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट का अगर हम लोग बात करेंगे तो कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष का होता है। ठीक है, कितने का, तो वाइस प्रेसिडेंट का, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और उपराष्ट्रपति अगर आपको बनना है तो कितना, तो 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो बी आंसर कर दोगे। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति की सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया था। उत्प्रेषण होगा, परमादेश होगा, निषेधाज्ञा होगा, या फिर अधिकार परीक्षा होगा। बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते हो ना, ठीक है, आप लोगों से निवेदन करता हूँ, देखो कई बार क्या होता है ना, कुछ चीजें आप लोग ऐसी करते हो ना कि थोड़ा सा अजीब लगता है और थोड़ा सा बुरा भी लगता है, थोड़ा सा गुस्सा भी लगता है। ठीक है, कई बार तो मन कर देता है कि छोड़ दूं। ठीक है, आप लोगों से मैंने कहा है कि आप लोग सेशन को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया करो, और ठीक है टेलीग्राम से जुड़ जाओ। ठीक है, और मैंने आप लोगों को अपना नंबर दे दिया कि आपको पीडीएफ मैं वहां पर अवेलेबल करा दूंगा। तो पीडीएफ के लिए तो सब लोग आ जाओगे कि भाई पीडीएफ चाहिए सर, पीडीएफ चाहिए, और मैं सबको पीडीएफ दे भी देता हूँ। आप लोग शेयर नहीं करते हो, कोई बात नहीं, कम से कम सेशन को लाइक तो कर दिया करो। ठीक है, सेशन को आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, ठीक है, मत शेयर करो, लेकिन कम से कम सेशन को लाइक कर दो, तो हमको कम से कम, मुझे पर्सनली कम से कम ये पता चलेगा कि सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा है। ठीक है, तो शेयर मत करो, लेकिन कम से कम लाइक तो कर दिया करो आप लोग, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है, सेशन सही लग रहा है, तो फिर इसी तरीके का और भी सेशन आप लोगों के लिए लेके आता रहूँ। ठीक है, तो आप लोग सेशन को लाइक नहीं करोगे इससे। अच्छा, कुछ मेरे भाई बहन ऐसे हैं ना, मैंने कहा कि मैं पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, तो भाई मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा हूँ पीडीएफ देने के, ठीक है, मैं अपनी तरफ से आपको पीडीएफ दे रहा हूँ। ठीक है, सारे पीडीएफ दे रहा हूँ, या जो कुछ भी मुझसे हो सकता है मैं अपनी तरफ देता हूँ। कुछ मैंने कह दिया ना, तो कुछ मेरे भाई मतलब ऐसे मैसेज करते हैं ना, जैसे लग रहा है कि मैंने उनको सब्सक्रिप्शन लिया है और उनको, ठीक है, उनको गारंटी दी है, वादा दिया है कि जो है पीडीएफ देंगे कि नहीं देंगे, कब देंगे, ये वाला नहीं वो वाला दीजिए। भैया हेलो फरमाइश नहीं चल रही मेरे भाई, है ना, हेलो फरमाइश नहीं चल रही है। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से कहा है कि मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल कराऊंगा, जितनी चीजें हो सकती वो सब मैं आप लोगों को करूंगा, लेकिन अब तरीका होता है एक। ठीक है, अब ऐसा मत करो कि जैसे लग रहा है कि फिर मैंने एकदम गारंटी ले ली, मैंने एकदम कर्जा ले लिया कि नहीं भाई अब जो है मैं तो, है ना, तो इस तरीके के व्यवहार आप लोग मत कीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय के द्वारा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अधिकार परीक्षा हो जाएगा। देखो जब कोई अधिकारी है ना, जब कोई कर्मचारी है जो क्या करता है, वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कार्य करता है। ठीक है, क्या करता है, कोई अधिकारी है, कोई कर्मचारी है, और वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कार्य करता है, तो वहां पर न्यायालय एक आदेश जारी करता है, और उसके द्वारा क्या करता है, वो उसके अधिकारों के बारे में पूछता है, भाई किस हैसियत से आप जाकर के वहां पर कार्य कर रहे हो। ठीक है,
तो ये ध्यान रखिएगा, अधिकार परीक्षा होगा। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार है। चंद्रगुप्त द्वितीय है, अशोक है या फिर बिंबिसार है? बताएंगे क्या हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन है? तो बिंदुसार है। चंद्रगुप्त द्वितीय है, अशोक है या फिर बिंबिसार है? आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा बताएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? क्या आंसर करोगे? तो बिंदुसार है, बिंबिसार द्वितीय है, अशोक है या फिर, तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र आपसे पूछ रहा है, तो इनका पुत्र कौन हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे बिंदुसार हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? बिंदुसार हो जाएगा। और बिंदुसार के पुत्र कौन हो जाएंगे? तो बिंदुसार के पुत्र अशोक हो जाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा शासन आया था? तो मैंने आप लोगों को बताया था ना, सबसे पहले कौन आएंगे? तो सबसे पहले गुलाम आएंगे। गुलाम के बाद अगर हम लोग बात करेंगे खिलजी आएंगे। खिलजी के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो तुगलक आएंगे। तुगलक के बाद अगर हम लोग बात करेंगे सैयद आएंगे। सैयद के बाद बात करेंगे तो लोधी आएंगे। तो ये दिल्ली सल्तनत में ये 5 राजवंशों का क्रम है। ठीक है, गुलाम है, फिर खिलजी है, फिर तुगलक है, फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे सैयद, और सबसे लास्ट में कौन है? लोधी। तो तुगलक वंश के बाद कौन शासन करेगा? क्या आंसर कर दोगे? तो आंसर कर दोगे सैयद वंश हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? तो सैयद वंश जो है ये तुगलक वंश के बाद आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। किस ग्रह को बौने ग्रह की संज्ञा दे दी गई? बताइएगा। पृथ्वी है, बृहस्पति है, प्लूटो या फिर शनि है? बताएगा। किस ग्रह को बौने ग्रह की संज्ञा दी थी? क्या आंसर करेंगे? तो पृथ्वी है, बृहस्पति है, प्लूटो है, शनि है, क्या हो जाएगा? तो क्या आंसर कर दोगे? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी, प्लूटो। प्लूटो को हमने 2006 में क्या कर दिया? बौने ग्रह की संज्ञा दे दी और इसको ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया। तो प्लूटो, जिसको हम लोग यम कहते हैं, इसको बौने ग्रह की संज्ञा दे दी गई। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? बताएंगे क्या हो जाएगा। चूनेदार चट्टान है, आग्नेय चट्टान है, कायांतरित चट्टान है या फिर अवसादी चट्टान? बलुआ पत्थर अगर हम लोग बात करेंगे तो किस तरीके की चट्टान है? चलो जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करना, क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करना। और मेरे साथ व्हाट्सएप पर जितने भी मेरे भाई बहन जुड़े होंगे ना, उनको पता होगा कि अगर वो कोई भी उनका डाउट रहता है, ठीक है, या कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है, या फिर किसी चीज को लेकर के कोई कंफ्यूजन होती है, अगर कोई मुझसे कुछ पूछता है, तो आप सभी मेरे भाई बहनों को पता होगा कि मैं सबके जवाब देता हूँ। ठीक है, जितने भी, ठीक है, थोड़ी देर से करूंगा लेकिन मैं सबके जवाब देता हूँ। सबको, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के मैसेज ही नहीं देखता, फोन ही नहीं उठाता। ठीक है, तो मैं आप लोगों के पूरी तरीके से कर रहा हूँ, लेकिन फिर आप लोग भी इस तरीके के व्यवहार ना करो कि मुझे बुरा लगे। ठीक है, तो ये आप लोगों से विनम्र निवेदन है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं ना जिन्होंने मैसेज करके सर आप देंगे कि नहीं देंगे, ठीक है, हमको ये नहीं, हमको ये वाला चाहिए। तो भैया दुकान पे नहीं खड़े हो, है ना, पैसा नहीं दे रहे हो, सब्सक्रिप्शन नहीं लिए। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से कहा कि मैं आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगा और अवेलेबल कराता हूँ। ठीक है, कराता हूँ। ठीक है, जितना हो सकता है सब करता हूँ। और जितने लोग व्हाट्सएप पे जुड़ेंगे ना, सबको पता होगा कि सबको मैं पर्सनली भेजता हूँ। ठीक है, पीडीएफ सबको जाकर के पर्सनली पीडीएफ भेजता हूँ, पर्सनली नोटिफिकेशन भेजता हूँ, या जो कुछ भी जो चीज़ होती है सबको जाकर के मैं अलग से देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझिए बात को। बलुआ पत्थर अगर हम लोग बात करेंगे क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो डी आंसर कर दोगे, अवसादी चट्टान हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो अवसादी चट्टान हो जाएगा। गेहूं क्या है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा। गेहूं जो है बेल है, औषधि है, झाड़ी है या फिर वृक्ष है? क्या हो जाएगा? तो गेहूं की अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, तो बेल है, औषधि है, झाड़ी या फिर वृक्ष। आंसर क्या करेंगे? अगर हम लोग बात करेंगे तो गेहूं, गेहूं क्या है? तो आंसर क्या कर दोगे? ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, औषधि है। ठीक है, क्या है? तो औषधि है। ठीक है, सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में होते हैं? बताइएगा क्या हो जाएगा। तो सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ, अगर हम लोग जंतुओं की बात करेंगे तो ये सब किस में आएंगे? सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ, ये सब किस में? मत्स्य में, जल और स्थलचर में, पक्षी में। बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो आंसर कर दोगे सरीसृप वर्ग में। ठीक है, कौन से? तो सरीसृप वर्ग में ये सब आएंगे। ठीक है, मृदा में जल तनाव मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बताएगा। तो मृदा में जल तनाव को मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं? प्रकाश मापी है, उत्ताप मापी है, शुष्काद्रता मापी है, और या फिर तनाव मापी है? क्या हो जाएगा। तो मृदा में जल तनाव मापने के लिए क्या आंसर कर देंगे? ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, तनाव मापी। ठीक है, क्या हो जाएगा। तो तनाव मापी। ठीक है, बल का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल है, बायल है, न्यूटन है या फिर वॉट है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो बल का एसआई मात्रक क्या? चलो जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो बल का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल है, बायल है, न्यूटन है या फिर दाब है? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कर देना, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन कर दोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा। तो बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन आंसर कर दोगे। निम्न में से कौन सा एक बुरा उष्मा परिचालक है? बताएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो इनमें से कौन सा उष्मा का एक बुरा परिचालक है? क्या हो जाएगा। एल्यूमिनियम है, तांबा है, सीसा है, चांदी है? बताओ क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। निम्न में से कौन सा एक बुरा उष्मा परिचालक है? बताओ क्या हो जाएगा। एल्यूमिनियम हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, सीसा हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर
आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर कर देंगे तो आंसर कर दोगे शीशा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, शीशा हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर में अस्थायी रूप से डाटा संचित करता है, तो बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो स्थायी रूप से डाटा को संचित करने का काम कौन करता है, एएलयू करता है, कैश मेमोरी करता है, रैम करता है या फिर रोम करता है, क्या हो जाएगा, क्या आंसर करोगे, तो कौन कंप्यूटर में स्थायी रूप से डाटा को संचित करने का काम करता है, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे, रोम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो रोम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जंग लगना क्या है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। अभी आज ही के सेशन मैंने आप लोगों को बताया था कि जब लोहे पर जंग लगती है तो फिर क्या हो जाएगा, तो लोहे का जो भार है, ठीक है, लोहे पर जब जंग लगेगी तो लोहे का जो भार है, लोहे का भार वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो लोहे का जो भार है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। ठीक है, तो जंग लगना किस प्रकार की, तो ऑक्सीकरण की क्रिया है, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक धूम कोहरे का घटक नहीं है, नहीं आपसे पूछ रहा, बताएगा इनमें से कौन सा एक धूम कोहरे का घटक नहीं है, परिवर्तनशील, जैविक यौगिक, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन ऑक्साइड, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो इनमें से कौन सा एक धूम कोहरे का घटक नहीं है। चलो जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, सभी मेरे अच्छे वाले भाई बहन आंसर करेंगे। और देखिए मैं एक चीज आप लोगों से कह रहा हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मेरी किसी को बात बुरी लग रही हो तो सभी मेरे भाई बहनों से क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, मेरा उद्देश्य किसी भी मेरे भाई बहन के दिल को दुखाना नहीं है। ठीक है, किसी को जो है इस तरीके से नहीं कहना है कि किसी को बुरा लगे, मैं सिर्फ अपनी बात कह रहा था, जो चीज़ मुझे बुरी लगी बस मैं वो कह रहा था। ठीक है, तो अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे क्लोरीन ऑक्साइड। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो क्या आंसर कर देंगे, तो क्लोरीन ऑक्साइड कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया था, तो आपको पता है जो नीति आयोग है इसका जो निर्माण है वो कब किया गया है, तो 1 जनवरी 2015 को किया गया। ठीक है, कब किया गया, तो 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया है। किसके स्थान पर किया गया है, तो आंसर कर दोगे योजना आयोग। ठीक है, किसके, तो योजना आयोग। ठीक है, और योजना आयोग की अगर हम लोग बात कर ले कि योजना आयोग जो है इसकी स्थापना कब हो रही है, तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो आप कहोगे 15 मार्च 1950 को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो पहली अगर हम लोग बात करेंगे तो पहली काम करने वाली जो लेजर है उसका आविष्कार किसने किया, एएच टेलर ने किया, डब्ल्यू.के. रॉन्टजन ने किया, ठीक है, टी.एच. मैमन ने किया या फिर फ्रेड मॉरिसन ने। देखो रॉन्टजन ने अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने एक्सरे की खोज की है। ठीक है, किसकी, एक्सरे किरणों की खोज की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक्स किरणों की खोज की, और ये कई बार आपसे पूछा गया। ठीक है, तो अगर हम लोग पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार अगर पूछा जाएगा तो टी.एच. मैमन ने, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर कर देंगे। ठीक, यहाँ पर आपको मिलान करना है। ठीक है, क्या करना है, तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। एक तरफ आपको कलाकारों के नाम दिए गए हैं, एक तरफ आपको कलाकारों के नाम दिए गए हैं, और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरी तरफ जो है उनकी कला के नाम दिया गया है। ठीक है, किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, और इसका आप लोगों को आंसर करना है। तो बताइएगा क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा, चलो जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे क्या आ जाएगा, चलो जल्दी से बताइएगा क्या आ जाएगा, चलो भी बताइएगा क्या जाएगा। तो देखो हरि प्रसाद चौरसिया की हम लोग बात करें, हरि प्रसाद चौरसिया जो है ये बांसुरी वादक से हैं। दूसरे का पहला आपको सिर्फ एक ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन संख्या सी। तो अगर आपको एक पता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात कर लें किसकी, जाकिर हुसैन की बात करें, इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई, और ये तबला वादक है, याद रखिएगा। ठीक है, इनको पद्म विभूषण दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। अगर हम लोग एम.एफ. हुसैन की बात कर लेंगे तो एम.एफ. हुसैन क्या है, तो ये क्या हो जाएंगे, तो ये चित्रकला से संबंधित चित्रकार है। और अगर हम लोग गौरी शंकर देवीलाल की बात करेंगे तो ये क्या है, तो कथक, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। पास्कल इकाई बताएगा किसकी, तो आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। तो पास्कल किसकी इकाई है, चलो जल्दी से सारे मेरे भी आंसर करें। पास्कल किसकी इकाई है, क्या आंसर करेंगे, आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर कर देंगे दाब की, ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, द सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, पाल बेट्टी है, अरविंद अडीगा है, एलिनोर कैटन है या फिर हार्वर्ड जैकबसन है, बताएंगे क्या आ जाएगा। तो द सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा क्या आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, पॉल बेट्टी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, तो ए आंसर कर देंगे, पॉल बेट्टी कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, और ठीक है आगे बढ़ेंगे, और आज के सेशन के आखिरी प्रश्न की बात करेंगे। ये आखिरी प्रश्न है आज के सेशन का। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है लेकिन ताप का सुचालक है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कौन सा पदार्थ है जो बिजली का तो कुचालक है लेकिन ताप का सुचालक है, क्या आंसर करोगे। एस्बेस्टस होगा, पन स्केक होगा, सेलुलाइड होगा या फिर अब्रक हो जाएगा। कौन सा पदार्थ है जो बिजली का कुचालक है लेकिन ताप का सुचालक है, क्या आंसर हो जाएगा। आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या
डी हो जाएगा अब्रक हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी अब्रक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था और उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को आप लोग लाइक कीजिएगा। आप लोगों से निवेदन है कि सेशन को शेयर भी अगर आप कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक आपको दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। साथ ही साथ आपको ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो यहाँ पर आप मैसेज कर देंगे तो आप व्हाट्सअप पर जुड़ जाएंगे मेरे साथ। और जो भी मुझसे हो सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट अपडेट से लेकर के पीडीएफ से लेकर के या फिर जो भी चीज़ें हो सकती है वो मैं सब आपको यहाँ पर अवेलेबल कराने का कार्य करूँगा। और अगर आपको कोई डाउट है आपके एग्जाम से रिलेटेड या फिर आपके सिलेबस से रिलेटेड या फिर किसी अन्य पढ़ाई से रिलेटेड कोई डाउट है, तो भी आप यहाँ से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलो अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे अच्छे वाले भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।